सामाजिक विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपको समझाने जा रहे हैं कि अधिकांश लोग कहाँ नियोजित हैं, यानी अधिकांश लोग किस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। भारत के संदर्भ में एक उल्लेखनीय तथ्य है कि यद्यपि सकल घरेलू उत्पाद में तीनों क्षेत्रकों की हिस्सेदारी में परिवर्तन हुआ है, फिर भी रोज़गार में ऐसा ही परिवर्तन नहीं हुआ है। यानी विकास तो हुआ है लेकिन रोज़गार नहीं मिला सबको हर क्षेत्र में। आज भी प्राथमिक क्षेत्र में सबसे बड़ा नियोक्ता है, यानी सबसे ज़्यादा जो काम कर रहे हैं लोग वो प्राथमिक क्षेत्र में ही कर रहे हैं। प्राथमिक क्षेत्रक से रोज़गार का ऐसा ही क्षेत्रक स्थानांतरण क्यों नहीं हुआ, जैसे मतलब दूसरे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में जो विकास हुआ है पहले की अपेक्षा, लेकिन रोज़गार क्यों नहीं बढ़ा वहाँ। इसका कारण यह है कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रक में रोज़गार के पर्याप्त अवसरों का सृजन नहीं हुआ है। यद्यपि 1970-71 से 2009 और 10 की अवधि में वस्तुओं के औद्योगिक उत्पादन में, यानी द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र में के माध्यम से ही वस्तुओं का उत्पादन होता है, क्योंकि द्वितीयक क्षेत्र में बड़े बड़े उद्योग धंधे स्थापित होते हैं और तृतीयक क्षेत्रक में सेवा कार्य होता है। तो औद्योगिक उत्पादन तो 3 गुने से ज़्यादा वृद्धि हुई, लेकिन औद्योगिक रोज़गार में लगभग 3 गुना ही वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्रक पर भी यही बात लागू होती है। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन में 14 गुना से ज़्यादा वृद्धि हुई, परंतु रोज़गार में केवल 5 गुने से भी कम में वृद्धि हुई है। परिणामतः देश में आधे से अधिक श्रमिक प्राथमिक क्षेत्रक और मुख्यतः कृषि क्षेत्र में ही काम कर रहे हैं, जिसका सकल घरेलू उत्पादन में योगदान केवल 1/4 है। यानी कृषि क्षेत्र से जो सकल घरेलू उत्पाद में योगदान होता है वो केवल 1/4 है, और इसकी तुलना में द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सा 3/4 है। परंतु ये क्षेत्र आधे से भी कम लोगों को रोज़गार प्रदान करते हैं। क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में लगे श्रमिक अपनी क्षमता से कम उत्पादन कर रहे हैं, या क्या इसका अर्थ यह है कि कृषि क्षेत्र में आवश्यकता से अधिक लोग लगे हुए हैं? अतएव यदि आप कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटा देते हैं तो भी उत्पादन प्रभावित नहीं होगा। यदि कृषि क्षेत्र में ज़्यादा लोग लगे हैं, जितने की ज़रूरत नहीं है, तो कुछ लोगों को हटा देंगे तो कृषि उत्पादन में कोई अंतर नहीं आएगा। दूसरे शब्दों में कृषि क्षेत्र के श्रमिकों में अल्प बेरोज़गारी है, इसीलिए क्योंकि काम है 2 आदमी का और कर रहे हैं 6 आदमी, तो 4 आदमी अल्प बेरोज़गार कहलाएंगे। अब अल्प बेरोज़गारी को एक छोटे किसान लक्ष्मी के उदाहरण से समझते हैं, जिसके पास 2 हेक्टेयर असिंचित भूमि है, जो सिंचाई के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, और ज्वार और अरहर जैसी फसलें ही उपजती हैं उसके खेत में। उसके परिवार के सभी 5 सदस्य उस भूमि पर वर्ष भर काम करते हैं। क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि उन्हें कहीं और रोज़गार उपलब्ध नहीं है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति काम कर रहा है, कोई बेकार नहीं है, परंतु वास्तव में उनका श्रम प्रयास विभाजित है। प्रत्येक व्यक्ति काम तो कर रहा है, परंतु किसी को भी पूर्ण रोज़गार प्राप्त नहीं है, और यह अल्प बेरोज़गारी की स्थिति है, जहां लोग प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं लेकिन सभी अपनी क्षमता से कम काम करते हैं। और इस प्रकार की अल्प बेरोज़गारी को छिपी हुई बेरोज़गारी भी कहते हैं, क्योंकि यह उन लोगों की बेरोज़गारी जिनके पास कोई रोज़गार नहीं है और बेकार बैठे हुए हैं, वो तो वास्तव में बिल्कुल बेरोज़गार है, लेकिन जो लोग काम भी कर रहे हैं लेकिन उनकी क्षमता ज़्यादा काम करने की है और काम उन्हें कम मिल रहा है, तो ये इससे अलग है। इसलिए इस बेरोज़गारी को प्रच्छन्न बेरोज़गारी भी कहा जाता है। अब इस बेरोज़गारी को इस प्रकार से और समझ सकते हैं कि एक भूस्वामी सुखराम आता है और अपनी ज़मीन पर काम करने के लिए लक्ष्मी के परिवार के 1 या 2 सदस्यों को भाड़े पर ले जाता है। अब लक्ष्मी के परिवार को मजदूरी के द्वारा कुछ अतिरिक्त आय होती है,
क्योंकि लक्ष्मी को छोटे से भूखंड पर काम करने के लिए 5 लोगों की ज़रूरत नहीं है, अतः 2 लोगों के चले जाने से कृषि उत्पादन प्रभावित नहीं होता है। भारत में लक्ष्मी की तरह लाखों किसान हैं। इसका अर्थ है कि हम कुछ लोगों को कृषि क्षेत्र से हटाकर उन्हें कहीं और समुचित रोजगार उपलब्ध करा दें तो भी कृषि उत्पादन पर बुरा प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई अन्य रोजगार करने से लोगों की आय से परिवार की कुल आय में वृद्धि भी होगी, यानी वो दूसरा और काम करेंगे तो आय बढ़ेगी। अल्प बेरोजगारी दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है, केवल कृषि क्षेत्र में ही नहीं है और दूसरे क्षेत्रों में भी हो सकती है। उदाहरण के लिए शहरों में सेवा क्षेत्र में हजारों श्रमिक हैं जो दैनिक रोजगार की तलाश करते हैं। वे जैसे प्लम्बर, पेंटर, मरम्मत कार्य करने वाले, इस तरह के रोजगार में वो काम कर रहे हैं। और अन्य बहुत से लोग असुविधाजनक विषम काम भी करते हैं। उनमें से कई रोज़ाना काम नहीं भी पाते हैं, यानी उन्हें काम नहीं मिल पाता। इसी प्रकार हम सेवा क्षेत्र के कुछ लोगों को सड़कों पर ठेला खींचते अथवा कुछ चीज़ें बेचते हुए देखते हैं, जहां वे पूरा दिन बिता देते हैं और बहुत कम कमा पाते हैं। वे यह काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई बेहतर अवसर नहीं है। तो अब देखें बच्चों, जो मैंने कल फ़ोटो डाली थी और उसमें तालिका दी थी, उन तालिकाओं के माध्यम से ये आंकड़े आपको समझ करके इसमें भरने हैं। जैसे सकल घरेलू उत्पाद में हिस्सेदारी 1970-71 में क्या थी और 2000 से लेकर के 2010-11 में क्या हो गई, और ऐसे ही रोज़गार में हिस्सेदारी, ये आपको वो आंकड़े देख करके कल के जो तालिकाएं हैं उनसे इनको पूरा करना है। और 40 वर्षों में प्राथमिक क्षेत्र में आपने क्या परिवर्तन देखा, मतलब ये समझ के ये लिखना है। और कुछ ये प्रश्न जैसे हैं, जैसे सही उत्तर इसमें से छांटें कि अल्प बेरोज़गारी तब होती है जब लोग, यानी ये जो दिए हैं विकल्प, इनमें से कौन सा सही आएगा। और तीसरा है विकसित देशों में देखे गए लक्षण की भारत में हुए परिवर्तनों से तुलना करें और वैषम्य बताएं। भारत में क्षेत्रकों के बीच किस प्रकार के परिवर्तन वांछित थे जो नहीं हुए। और चौथा है हमें अल्प बेरोज़गारी के संबंध में क्यों विचार करना चाहिए, क्योंकि इससे रोज़गार और लोगों को भी दूसरे काम मिले। तो ये प्रश्नों के आंसर आपको जो अभी तक इस पाठ में जो पढ़ाया है उसको अच्छे से रीड करके पढ़ के इन प्रश्नों के आंसर मतलब आपको कॉपी में लिखना है। बच्चों, आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।